गुड इवनिंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश। लास्ट डे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम सबों को दर नियम यानी बिग व्यंजक के बारे में पढ़ना है। और तो बोलो एक बार था देखिए पाला ये दर नियम क्या होता है। विद्यार्थी दर नियम को आप द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत न होगी। ये क्या है? तो विद्यार्थी द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर उनके अभिकारकों के संघननों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि विद्यार्थी यदि A + B गोज ऑन AB कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो इस अभिक्रिया का दर इन दोनों अभिकारकों के सांद्रणों के गुणनफल के समानुपाती होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार तो बोलेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर उसके अभिकारकों के सांद्रणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। विद्यार्थी द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर उसके अभिकारकों के सांद्रणों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यही है विद्यार्थी द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम या दर नियम। याद हो जाएगा। क्या बोलेंगे विद्यार्थी? दर नियम या द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर उसके अभिकारकों के सांद्रणों के गुणनफल के समानुपाती। याद हुआ? बोल। बढ़िया। क्या विद्यार्थी दर या वेग नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर उसके अभिकारकों के सांद्रणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। विद्यार्थी यहाँ पे ये जो समानुपाती स्थिरांक है इसके चिन्ह को यदि हम हटाते हैं तो यहाँ हमें एक कांस्टेंट लगाना होगा। बताओ ये समानुपाती का जो चिन्ह है उसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना होगा। तो विद्यार्थी यहाँ हमने K यूज कर दिया, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। बताओ विद्यार्थी हम लोग बोल देंगे कि जहाँ K क्या है तो बोलो K समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम लोग दर स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? दर स्थिरांक। विद्यार्थी यहाँ पे ये चीज हो गया। अब ये जो समीकरण आप लोगों को दिख रहा है, देखिए बहू ये समीकरण दिख रहा है, इस समीकरण को हम लोग दर समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर समीकरण या फिर इसी को देते हैं वेग व्यंजक। तो बोलते हैं तो ध्यान देना विद्यार्थी। अब पूछे जाए आपसे कि दर समीकरण या वेग व्यंजक का परिभाषा बताइए तो आप बोलेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर तथा उसके अभिकारकों के सांद्रणों के मध्य संबंध को जिस समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर समीकरण या वेग समीकरण कहते हैं। क्या बोला मैंने? ध्यान सुनिएगा। मैंने बोला किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर और उसके अभिकारकों के सांद्रणों के मध्य संबंध जिस समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? दर समीकरण या वेग समीकरण कहते हैं। बोलिए दर समीकरण का परिभाषा। बढ़िया। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर और उसके अभिकारकों के सांद्रणों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को दर समीकरण या वेग व्यंजक कहा जाता है। ओके विद्यार्थी, अब देखो ध्यान से, ये हो गया विद्यार्थी हम लोगों का दर समीकरण या वेग व्यंजक। यहाँ पे ये अब हम लोग को क्या चाहिए कि विद्यार्थी यहाँ पे ये जो K है समानुपाती स्थिरांक उसके बारे में बताना चाहते हैं। लेकिन उससे भी एक छोटा सा बात होगा
विद्यार्थी यदि यह रासायनिक अभिक्रिया जो है हम लोगों का, यदि एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लेने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे विद्यार्थी ये इन सब्सटेंसों का कोफिशिएंट है ना विद्यार्थी। अब बताओ इस रासायनिक अभिक्रिया का दर बताना हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो विद्यार्थी आर समानुपातिक कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी विद द पावर। अब देखिए विद्यार्थी इनका पावर जनरली इनका गुणांक चढ़ता है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि विद्यार्थी ये जो पावर है इनके गुणांक के समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए विद्यार्थी संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे जो अभिकारक का सांद्रण का जो घात चढ़ेगा वह इनका ये वाला जो कोफिशिएंट है ना ये चढ़ सकता है। देखिए यहाँ m का वैल्यू a हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ n का वैल्यू b हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि विद्यार्थी ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कैसा वैल्यू, यानी प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है कि जी ये किस घात के समानुपाती होंगे और किस के समानुपाती नहीं होंगे। फिर आप सोच रहे होंगे सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम उसका पावर क्या लिखें, है ना। तो विद्यार्थी घबराइए मत, यदि आपको लिखने के लिए दिया जाता है तो बस आप जो गुणांक होगा उसी को पावर के रूप में चढ़ा दीजिएगा, बस बात खत्म। ध्यान रहेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये दिया जाता है, सामने वाला समझता है कि भाई वो कोई प्रयोगशाला में नहीं बैठे हैं। हाँ, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को एग्जाम्पल के रूप में हम लोग को याद करना होगा, जिनकी अभिक्रियाओं की कुछ विशेष कोटि होती है। अभी ये अभिक्रिया की कोटि क्या होती है आगे मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। देखते हैं, यदि वीडियो लंबा ना जाए तो इसमें, नहीं तो जस्ट इसके बाद वाला वीडियो में। देखिए अभी हम लोग देखा कि दर नियम या द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। बाबू दर नियम को हम सब और क्या बोल सकते हैं विद्यार्थी, वेग नियम भी बोल सकते हैं। तो बोल देंगे इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर उसके अभिकारकों के सांद्रणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको लिख देंगे हम लोग विद्यार्थी। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लगाया जिसे क्या कहते हैं, के कहते हैं। और ये क्या कहलाता है बाबू, समानुपाती स्थिरांक है जिसे क्या कहा जाता है, दर स्थिरांक कहलाता है। ठीक है विद्यार्थी, आगे यहाँ पे विद्यार्थी दर समीकरण या वेग व्यंजक का डेफिनेशन क्या बोलेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर और उसके अभिकारक के सांद्रणों के मध्य संबंध स्थापित करने वाला समीकरण उसका क्या कहलाता है, दर समीकरण या वेग व्यंजक कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक काम कीजिए, फास्ट दोनों को लिखिए, लिखिएगा, लिखेंगे जल्दी, लिखिएगा दर नियम या द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम यानी वेग नियम। फास्ट, हो गया जी। लिखिएगा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर उसके अभिकारकों के सांद्रणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर उसके अभिकारकों के सांद्रणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिकारकों के सांद्रणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बताओ विद्यार्थी, अर्थात बोलो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिख दो बाबू। अब बताओ तो देयरफॉर आर बराबर क्या लिखोगे, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जहां विद्यार्थी के क्या है, हाँ जहां के समानुपाती स्थिरांक है, जिसे क्या कहा जाता है बाबू,
दर स्थिरांक। देख लीजिए ऊपर से देख करके। अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे हम लोग एक अभिक्रिया लेते हैं अभिक्रिया A प्लस बी गोज ऑन C प्लस डी, और इसको एज अ बैलेंस्ड इक्वेशन लेते हैं के लिए दर R directly proportional to concentration of A with the power M into concentration of B with the power N। विद्यार्थी, यहाँ M का मान A के बराबर और N का मान B के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये चीज एक्सपेरिमेंटली ज्ञात होता है। कैसे बाबू? प्रायोगिक रूप से। ठीक है विद्यार्थी। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर। भाई लोग, आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको कोई दिया जाए तो बस गुणांक को ही पावर चढ़ा देना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि विद्यार्थी अभिक्रिया 2HI हिट करते हैं और बनता है H2 प्लस I2, तो इसका दर लिखिए। तो सीधा लिखिएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब बताओ इसमें अभिकारक कौन है? H है ना। पावर कितना चढ़ा देंगे? बस जितना कोफिशिएंट में रहेगा वही पावर चढ़ा दीजिएगा। आप एक्सपेरिमेंट थोड़े करने जा रहे हो, तो क्वेश्चन दिया जाए तो बस आप यही काम कर देना। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ थोड़ा समझाना जरूरी था कि ये जो पावर है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। पता है, ये दोनों पावरवा को जोड़ दीजिएगा तो इसे ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, जो मैं आगे करके बताने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, न कि सैद्धांतिक मान है। मान है बाबू, प्रायोगिक वैल्यू है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो मिटा दे। विद्यार्थी, अगला है दर समीकरण या वेग। हाँ बाबू लिख लो, वेग व्यंजक। अब यही बताए थे। विद्यार्थी, इसका डेफिनेशन क्या बताए थे? किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर तथा अभिकारक के सांद्रण के मध्य संबंध को जिस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है उसे लिखेगा विद्यार्थी। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर और अभिकारक के सांद्रण के मध्य संबंध, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर तथा अभिकारकों के सांद्रणों के मध्य संबंध को जिस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे दर समीकरण या वेग व्यंजक कहा जाता है।
विद्यार्थी बताओ तो यहाँ पे लिख लेंगे ना भाषा, भाषा लिख चुके हैं, और इसको मैथमेटिकली यहाँ लिख दीजिएगा कि यही है विद्यार्थी हमारा दर समीकरण। बुआ मिटाई जाए। चलो अब बताओ बाबू, हम लोग जानेंगे दर स्थिरांक के बारे में। इसके बारे में चलो बाबू, तभी देना दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ओके भाई लोग, देखिए दर स्थिरांक क्या है समझिए पहले। इधर डेफिनेशन एक बार में याद होना चाहिए। बताओ विद्यार्थी, हम लोग जानते हैं अभी अभी कि चूंकि R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पता है विद्यार्थी, और इसका पावर कुछ ना कुछ रहेगा। मैंने मान लिया कि पावर कितना है इसका। अब बताओ विद्यार्थी, R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R विद द पावर N है। ये हो गया विद्यार्थी दर समीकरण। इसमें यदि मैं बोलूं कि विद्यार्थी अभिकारक का सांद्रण कितना है जी, 1 m है, 1 मोलर है, 1 मोल प्रति लीटर। अब विद्यार्थी इसका वैल्यू 1 पुट करोगे तो R बराबर K इंटू 1 के पावर, तो R बराबर कितना मिलेगा बोलो, यानी दर जो है वही क्या कहलाएगा। इसी को विद्यार्थी डेफिनेशन के रूप में बोल दो कि इकाई मोलर सांद्रण वाले, ध्यान दो, देखिए ये अभिकारक है ना, तो अभिकारक के इकाई मोलर सांद्रण वाले अभिक्रिया के दर को उसका क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इकाई मोलर सांद्रण वाले, देखिए किसका, अभिकारक का, बहु अभिकारक के इकाई मोलर सांद्रण वाले अभिक्रिया के दर को उसका क्या कहते हैं, दर स्थिरांक बोलते हैं। 1 सेकेंड ध्यान दीजिएगा, अभिकारक के इकाई मोलर सांद्रण वाले अभिक्रिया के दर को उसका क्या कहते हैं, बोले शुभम। अभिकारक के 1 मोलर सांद्रण वाले अभिक्रिया के दर को उसका दर स्थिरांक कहते हैं। बढ़िया विद्यार्थी, जब हम इन लोगों से पूछ रहे हैं तो आप भी खुद से बोलने का प्रयास करें, ठीक ना। आप मोबाइल के सामने ही बोले, लेकिन प्रयास जरूर करें कि हमें याद हो पाया कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अभिकारक के इकाई मोलर सांद्रण वाले अभिक्रिया के दर को उसका क्या कहते हैं, दर स्थिरांक कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है, के से सूचित किया जाता है, के से सूचित किया जाता है। क्या हुआ, इसका दर स्थिरांक कहा जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है, के से सूचित किया जाता है। अच्छा विद्यार्थी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके मात्रक के बारे में कि विद्यार्थी दर स्थिरांक का मात्रक जो है भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है जी, ये अभिक्रिया की कोटि पे डिपेंड करता है। ठीक विद्यार्थी, शून्य कोटि के लिए रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक मतलब कुछ अलग होता है, प्रथम कोटि के लिए अलग, द्वितीय कोटि के लिए अलग, हर एक कोटि के लिए दर स्थिरांक का मात्रक अलग अलग होता है। हो सकता है थोड़ा देर के लिए आप कंफ्यूज हो कि सर क्या होगा, तो बाबू मैंने बोला ही है कि जस्ट इसके बाद मैं कोटि पढ़ाने वाला हूँ, और जैसे अभिक्रिया की कोटि पढ़ाऊंगा उस टाइम में विद्यार्थी हर के लिए दर स्थिरांक का मात्रक निकाल के दे दूंगा। ओके, आइए, तो ये दर स्थिरांक का परिभाषा समझ में आ गया, कैसे किया जाता है। अब विद्यार्थी कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा,
विद्यार्थी दर स्थिरांक से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हम लोग को निश्चित रूप से याद रखना चाहिए जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और वो क्या? तो विद्यार्थी दर स्थिरांक का मान कभी अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर यानी कि इससे अब ये अभिकारक के सांद्रण से अभिक्रिया के दर स्थिरांक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखिएगा। दूसरा विद्यार्थी कि अभिक्रिया की गतिशीलता से भी यह अप्रभावित रहता है। मतलब जैसे आप लोग को मैंने बताया था कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया जब प्रारंभ हो जाती है, कोई रासायनिक जब प्रारंभ हो जाती है तो शुरू में अभिकारक का सांद्रण अधिक होने के कारण उसका दर ऊंच होता है, और जैसे जैसे विद्यार्थी अभिक्रिया समाप्त होने लगता है वैसे वैसे उनका दर बदलता है, लेकिन दर स्थिरांक हमेशा अप्रभावित रहता है, अर्थात कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है। विद्यार्थी दर स्थिरांक क्या होता है जी? निश्चित होता है। तो जो यहाँ खेले न तो उनका समझ जाएगा, उधर तरह का मंदिर पर ले जाके आप समझ जाओगे, उनके समझ जाएगा। अब तो शाम अब विद्यार्थी देखिए तो यहाँ पे बता दिया मैंने कि अभिक्रिया की गतिशीलता से अप्रभावित रहता है। तो इससे फायदा क्या होगा विद्यार्थी कि यदि हम लोग को कभी क्वेश्चन एग्जाम में दे दे कि रासायनिक अभिक्रिया के दर तथा दर स्थिरांक में अंतर लिखे, दर और दर स्थिरांक में, तो पहला अंतर दोनों का डेफिनेशन, दूसरा अंतर ये कि रासायनिक अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है, याद है, जबकि दर स्थिरांक अप्रभावित रहता है। तीसरा अंतर ये कि विद्यार्थी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया गतिशील होती है तो शुरू में अभिक्रिया की दर उच्च होती है, जैसे जैसे अभिक्रिया बीतता है वैसे अभिक्रिया की दर घटती जाती है, जबकि दर स्थिरांक का मान शुरू से लेकर अंत तक हमेशा नियत रहता है, याद रहेगा विद्यार्थी। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तापमान, ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक जो है तापमान द्वारा प्रभावित होता है। विद्यार्थी तापमान में वृद्धि के साथ साथ दर स्थिरांक का मान बदलता है। यदि टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दिया जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से दर स्थिरांक के मान में विद्यार्थी 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है, ध्यान रखिएगा। यदि विद्यार्थी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि के टी प्लस 10 बाई के टी इज इक्वल टू, तो बोलिएगा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T टेम्परेचर पे दर स्थिरांक और T प्लस 10 टेम्परेचर पे दर स्थिरांक का जो अनुपात होगा 2 से 3 गुना ज्यादा। मतलब समझ में आया? तो यार याद रखिएगा यहाँ पे आप लोग कि तापमान से रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक पे प्रभाव पड़ता है। तापमान में वृद्धि के साथ साथ दर स्थिरांक का मान बढ़ता है। तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर देने से दर स्थिरांक 2 से 3 गुना बढ़ जाता है या हो जाता है, ध्यान रहेगा भाई। तो विद्यार्थी ये दर स्थिरांक एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के दर और दर स्थिरांक में अंतर लिखने को मिलेगा। ओके, डेफिनेशन लिखिए दर स्थिरांक का, लिखिएगा, बोले लिखिए। अभिकारक के इकाई मोलर सांद्रण वाले, अभिकारक के इकाई मोलर सांद्रण वाले, इकाई मोलर सांद्रण वाले अभिक्रिया के दर को अभिकारक के इकाई मोलर सांद्रण वाले अभिक्रिया के दर को उसका दर स्थिरांक कहा जाता है या कहलाता है, का उसका दर स्थिरांक कहलाता है। इसे के से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक भिन्न भिन्न कोटि के रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, इसका मात्रक
भिन्न भिन्न कोटि के रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न कोटि के रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है बाबू। नीचे लिखिएगा दर स्थिरांक से संबंधित मुख्य बिंदु। दर स्थिरांक से संबंधित मुख्य बिंदु। हो गया विद्यार्थी। दर स्थिरांक से संबंधित मुख्य बिंदु लिखिए। इसमें पहला यह अभिकारक के साधारण से स्वतंत्र होता है। मतलब हाँ, यह अभिकारक के साधारण से स्वतंत्र होता है। मतलब इस पे अभिकारक के साधारण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट, यह अभिक्रिया की गतिशीलता से प्रभावित नहीं होती। मतलब कि शुरू से लेकर अंत तक 10 रैंक का मतलब 10 रैंक का मान निश्चित रहता है। यह अभिक्रिया की गतिशीलता से प्रभावित नहीं होती। यह अभिक्रिया की गतिशीलता से प्रभावित नहीं होती। नेक्स्ट लिखिएगा, यह तापमान से प्रभावित होता है। तापमान से प्रभावित होता है। हो गया विद्यार्थी। तापमान से प्रभावित होता है। तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस, तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसका दर स्थिरांक 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। दो से 3 गुना बढ़ जाता है। हो गया। अर्थात विद्यार्थी ये जो हम लिखे हैं ना, इसको ताप गुणांक भी कहा जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अर्थात में लिख लो। अब विद्यार्थी इतना सारा चीज बता दिया आप लोग को, अंत में एक क्वेश्चन देते हैं। क्या? तो क्वेश्चन है विद्यार्थी कि अभिक्रिया दर एवं दर स्थिरांक में क्या लिखेगी? अंतर लिखे। अभिक्रिया दर एवं दर स्थिरांक में अंतर लिखे। हो जाएगा विद्यार्थी। चलिए इस वीडियो में इतना ही रह देते हैं। ओके भाई लोग, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।